Good morning students. Today we are going to start the chapter Organization of Data. This is class 11th of Economics. So first of all we will learn what is organization of data. Organization of data refers to the arrangement of figures in such a form that comparison of the mass of similar data may be possible and further analysis may be possible. डेटा जो हमारा रॉ डेटा है उसको इस तरह से हम क्लासिफाई करें, इस तरह से अरेंज करें कि उसका हम कंपैरिजन कर सकें और आगे एनालिसिस भी कर सकें. तो दिस अरेंजमेंट इज कॉल्ड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा. An important method of organization of data is to distribute these into different classes. To distribute the data into different classes on the basis of their characteristics. उनकी characteristics के according डेटा को अलग अलग क्लास में क्लासिफाई करना. This is called classification of data. And classification of data is the most important method of organization of data. डेटा को ऑर्गेनाइज करने का एक तरीका है क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा. अंडरस्टैंड? नाउ व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव ऑफ क्लासिफिकेशन? स्टूडेंट, व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ क्लासिफिकेशन? नंबर फर्स्ट इज सिंपल एंड ब्रीफ. क्लासिफिकेशन शुड बी सिंपल एंड brief. Main objective of classification is to present data. Data को present करना in a form that appears to be brief and simple. Data को इस तरह से present करें हम कि वह simple हो और brief हो. This is called simple and brief. Classification का main objective क्या है कि डाटा को इस तरह से present हम करें कि वह simple हो, उसको समझना आसान हो जाए और ब्रीफ हो जाए. जो बहुत सारा हमने रो डाटा कलेक्ट किया है वो ब्रीफ हो जाए, छोटा हो जाए, जिसको आसानी से फिर हम समझ सकते हैं. नेक्स्ट इज यूटिलिटी. क्लासिफिकेशन एनहेंसेस यूटिलिटी ऑफ द डाटा. क्लासिफिकेशन से जो डाटा हमने कलेक्ट किया उसकी यूटिलिटी बढ़ जाती है, उसकी उपयोगिता बढ़ जाती है. एज इट ब्रिंग्स आउट सिमिलरिटी विद इन द डाइवर्स सेट ऑफ डाटा. क्योंकि जो हमने अलग अलग तरह का डाटा हमने सेट जो कलेक्ट किया है उसमें सिमिलर डाटा एक तरफ और दूसरी तरह का डाटा एक तरफ हम क्लासीफाई कर लेते हैं. तो इस तरीके से यह और ज़्यादा यूटिलिटी वैल्यू इसकी बढ़ जाती है. स्टैटिस्टिक्स में इसकी जो उपयोगिता है वो बढ़ जाती है. नंबर 3 नेक्स्ट कंपेरेबिलिटी. डाटा को अब हम एक से दूसरे को कंपेयर कर सकते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल किसी फर्म में 20 वर्कर्स काम करते हैं सपोज, तो हमने उनको क्लासिफाई कर दिया 2 फॉर्म में एजुकेटेड एंड अनएजुकेटेड. कि 10 वर्कर्स आर एजुकेटेड एंड 10 वर्कर्स आर अनएजुकेटेड. तो अब हम इनका कंपैरिजन कर सकते हैं कि एजुकेटेड जो वर्कर्स हैं उनका लिविंग स्टैंडर्ड कैसा, अनएजुकेटेड कैसे हैं. तो इस तरह से क्लासिफिकेशन से हम कंपेरिजन भी कर सकते हैं. नेक्स्ट इज साइंटिफिक अरेंजमेंट. तो ये एक साइंटिफिक अरेंजमेंट है डाटा को अरेंज करने का. क्लासिफिकेशन इज ए मेथड ऑफ साइंस. इट फैसिलिटेट्स अरेंजमेंट ऑफ डाटा इन ए साइंटिफिक मैनर विच इंक्रीज देयर रिलायबिलिटी. जिससे कि इसकी जो विश्वसनीयता है, रिलायबिलिटी है, वो बढ़ जाती है. नेक्स्ट टॉपिक इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्लासिफिकेशन. क्लासिफिकेशन की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है? नंबर फर्स्ट इज कॉम्प्रिहेंसिवनेस. कॉम्प्रिहेंसिवनेस. क्लासिफिकेशन ऑफ रॉ डाटा शुड बी सो कॉम्प्रिहेंसिव. यह इतना कॉम्प्रिहेंसिव होना चाहिए दैट ईच एंड एवरी आइटम ऑफ द डाटा गेट्स इनटू सम ग्रुप और क्लास. की हर एक आइटम किसी न किसी ग्रुप में, किसी न किसी क्लास में आ जाए, कोई भी आइटम छूटे ना. तो ये डाटा हमारा कैसा होना चाहिए? कॉम्प्रिहेंसिव, विस्तृत, जिसमें ईच एंड एवरी आइटम शुड बी इंक्लूडेड.
Number 2 is clarity. Clarity. There should be no confusion about the placement of any item in a group. कोई confusion नहीं होना चाहिए, clear होना चाहिए everything. हर एक आइटम जो हमने प्लेस किया है each and every क्लास में वो एकदम क्लियर होना चाहिए. There should be no confusion. Next is homogeneity. All items in a group, एक ग्रुप में जो आइटम्स आ रहे हैं और एक क्लास में जो आइटम आ रहे हैं मस्ट बी होमोजीनियस. वो होमोजीनियस होने चाहिए. दे शुड बी सिमिलर टू ईच अदर. वो सभी सिमिलर एक जैसे होने चाहिए. नेक्स्ट इज suitability. Suitability of data. The comparison of the composition of the class must suit the objective of inquiry. हमारा जो ऑब्जेक्टिव है इंक्वायरी का, जिसके लिए हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, उसको जो हमारा क्लासिफिकेशन है वो सूट करना चाहिए. इट शुड बी रिलेटेड टू आवर ऑब्जेक्टिव ऑफ इंक्वायरी. फॉर एग्जाम्पल, in order to determine the income and expenditure of the workers in a factory, their classification on the basis of weight or marital status would make no sense. मान लीजिए किसी फैक्ट्री में वर्कर्स की इनकम और एक्सपेंडिचर के बारे में हम इंक्वायरी करना चाहते हैं और हमने डाटा कलेक्ट कर लिया उनके वेट और मैरिटल स्टेटस का कि उनमें कितना वजन है और उन किस वर्कर की शादी हुई है या किस वर्कर की नहीं हुई. तो इस तरह के डाटा कलेक्ट करने का कोई सेंस नहीं है. डाटा शुड बी रिलेटेड टू आवर स्टडी, रिलेटेड टू आवर इंक्वायरी, आवर ऑब्जेक्टिव ऑफ द इन्वेस्टिगेशन. तो डाटा शुड बी suitable. Understood? Now students, next topic is basis of classification. क्लासीफाई हम किस किस बेस पर कर सकते हैं? तो वी कैन क्लासीफाई द डाटा ऑन द बेसिस ऑफ ज्योग्राफिकल एरिया, क्रोनोलॉजिकल, क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव. ओके, सो नंबर फर्स्ट इज ज्योग्राफिकल classification. This classification of data is based on the geographical or locational differences of the data. For example, in Punjab there are 30 firms who produce cycles, and in Haryana there are 20 firms who produce bicycles. पंजाब में 30 फर्म हैं और हरियाणा में 20 फर्म हैं जो साइकिल का प्रोडक्शन करती हैं. तो पंजाब और हरियाणा में क्या डिफरेंस है? उसका ज्योग्राफिकल एरिया अलग है और हरियाणा का ज्योग्राफिकल एरिया अलग है. अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें, सपोज फॉर एग्जांपल कि उत्तर प्रदेश में 20 फर्म्स हैं जो साइकिल प्रोड्यूस करती हैं, तो ज्योग्राफिकल एरिया उत्तर प्रदेश का अलग है. तो वह क्लासिफिकेशन जिसमें ज्योग्राफिकल एरिया के बेसिस पर डाटा क्लासिफाई किया जाता है, दैट इज कॉल्ड ज्योग्राफिकल क्लासिफिकेशन. फॉर एग्जांपल, जैसे अगर हम कहें कि यूपी में कोरोना के पेशेंट कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ पेशेंट्स इन उत्तर प्रदेश एंड टोटल नंबर ऑफ पेशेंट्स इन हरियाणा और इन महाराष्ट्र. सो दिस टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन इज ज्योग्राफिकल क्लासिफिकेशन. नेक्स्ट इज क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन. क्रोनोलॉजिकल मीन्स स्टूडेंट टाइम. व्हेन डाटा आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ टाइम, जब टाइम के अकॉर्डिंग डाटा को क्लासिफाई किया जाता है, सो दिस इज नोन एज क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन. फॉर एग्जांपल, 2011 में एक फर्म ने बाइसिकल प्रोड्यूस की 80 लाख साइकिल प्रोड्यूस की 2011 में. 2012 में प्रोड्यूस की 90 लाख एंड 2013 में प्रोड्यूस की 95 लाख. और वी कैन से इन मई कोरोना पेशेंट्स वर सपोज 8 lakh in India, and in June corona patients, total number of corona patients were 10 lakh, and in July the number of corona patients increased and it became 13 lakh. So this type of classification is known as chronological classification, the classification which is on the basis of time. Next is qualitative classification.
This type of classification is made on the basis of religion, level of intelligence, wisdom, occupation and population distribution. Means अगर हम किसी फर्म के जो मजदूर उसमें काम कर रहे हैं, वर्कर्स वर्किंग इन ए फर्म, तो हम उनको क्लासिफाई कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ क्वालिटेटिव एट्रीब्यूट्स लाइक मेल एंड फीमेल. हाउ मेनी वर्कर्स आर मेल हु आर वर्किंग इन द फैक्ट्री and how many workers are female. We can classify those workers on the basis of their genders. This type of classification is known as qualitative classification. This is simple classification because we are taking here only two attributes. And if we talk about manifold classification, so manifold classification is many means more than two. If we are talking about workers who are working in a factory, we can classify them in the form of skilled workers and unskilled workers. Skilled workers are those workers who have some skills like welding capacity, welding कर सकते हैं, like any other capacity which have skill. तो skill workers भी दो तरीके हो सकते हैं. लिटरेट मीन्स पढ़े लिखे, साक्षर, एंड इलिटरेट जो बिल्कुल अनपढ़ हैं. तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ स्किल्ड वर्कर्स एंड अनस्किल्ड वर्कर्स भी दो तरह के हो सकते हैं, लिटरेट एंड इलिटरेट. तो लिटरेट का मतलब स्किल्ड नहीं होता. लिटरेट का मतलब जो साक्षर है, अपना नाम लिख सकता है और कुछ थोड़ा बहुत पढ़ सकता है. लेकिन स्किल्ड का मतलब है जिसके अंदर कोई ना कोई स्किल, कोई ना कोई काम उसको करना आता है. स्किल्स कुछ भी हो सकती है. मोटरसाइकिल रिपेयर करना भी एक स्किल है, इलेक्ट्रिसिटी के अप्लायंसेस को ठीक करना भी एक स्किल है. मेनी स्किल्स कैन बी. सो स्टूडेंट्स, वी हैव रेड अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा ऑन द बेसिस like geographical, chronological and qualitative. Now last one is quantitative classification. Quantitative classification is the classification which is on the basis of numbers, which is on the basis of numbers. Quantitative classification, देखिए यहाँ पर ये दिखाया गया है कि एनुअल प्रॉफिट 0 से 1 लाख के बीच जो एनुअल प्रॉफिट है वो 5 फर्म का है. मान लीजिए कोई स्टेट है, वहाँ पर 5 फर्म्स हैं जिनका प्रॉफिट हुआ 0 से 1 लाख के बीच में. और 1 लाख से 2 लाख जो प्रॉफिट है, एनुअल प्रॉफिट, एक साल का प्रॉफिट, वो 150 फर्म्स का है. और 2 लाख से 3 लाख एनुअल प्रॉफिट है 1500 फर्म्स का. तो ये इस तरह का जो क्लासिफिकेशन है, न्यूमेरिकली एक्सप्रेस क्लासिफिकेशन, दिस इज कॉल्ड क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन. ओके.